और फिर आता है वो एपिसोड जो सब कुछ बदल देता है। जैक क्यू एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करता है जिसे वो अकेले नहीं हरा पाते, पूरा डायनामिक बदल देता है। बिग वन अकेला ही चारों पावर्स एटॉमिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटी इस्तेमाल कर सकता है। वो लिटरली टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन के आया था। पर्सनल था, कारेन की क्लोज फ्रेंड और उसकी माँ दोनों क्राइम के प्लान में मारे जाते हैं। ये कारेन के लिए दूसरी बार है जब क्राइम उसके पास के किसी अपने को छीन लेता है। पहले उसका फादर, अब उसकी फ्रेंड, और ये रिवील कर रियो हिकाशी एक WBC वेट बॉक्सिंग चैंपियन था। जब तक प्रमोटर्स ने उससे एक मैच फिक्स करने को नहीं कहा, उसने इस चीज के लिए मना किया और बदले में उसे लास वेगास में एक मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। जब वो शिफ्ट हो रहा था वापस जापान में, जोकर बीच में आ जाता है और उसे एक चॉइस देता है, जेल या जैक क्यू। रियो मजबूरी में हाँ कह देता है और बुंटा डाइची एक ओशनग्राफर जो कि सबमरीन एक्सीडेंट में ऑक्सीजन डेप्रिवेशन की वजह से मारा जा चुका था, उसकी बॉडी क्रायोजेनिकली एक लैब में रखी हुई थी सिर्फ रिसर्च के लिए। जोकर उसे ढूंढ निकालता है और बायोनिक टेक्नोलॉजी से उसे वापस जिंदा करता है, इस बार साइबॉर्ग बन के। बुंटा की पर्सनल हिस्ट्री में ऑलरेडी एक दुख था, उसने अपनी छोटी बहन नामी को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। इसी तरीके से हम दो और लोगों से मिलते हैं। ये चारों गोरो, कारेन, रियो और बुंटा सर्जिकली एनहेंस होते हैं। एटॉमिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटी पावर्स मिलती है इन्हें और मिशन मिलता है क्राइम को खत्म करो। यही दिन उन्हें नया नाम मिलता है, जैक क्यू डेंगे की टाई। सो दोस्तों, अब तक तुम समझ ही चुके होगे, ये हमारी ओरिजिनल सुपर सेंटाई सीरीज का सेकंड सीजन है, मतलब कि गो रेंजर्स के ठीक बाद वाला ओरिजिनल जापानीज सेंटाई का। सो इस वीडियो में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर रखना और वीडियो पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं जैक क्यू की पूरी एक्सप्लेनेशन। अब देखो यार, टीम बन जाना एक चीज है, लेकिन उन्हें पता चलना था कि जिस क्राइम से ये लड़ने जा रहे हैं वो कितना खतरनाक है, और ये लेसन उन्हें पहले ही मिशन में मिल जाता है। एक सीक्रेट फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करने के मिशन में क्राइम अपना एक नया डेडली वेपन इस्तेमाल करता है और टीम के किसी एक क्लोज मेंटोर जैसे फिगर को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानता था। रियो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अकेले ही एक रेकलेस रिवेंज क्रूसेड पे निकल पड़ता है अपने टीममेट्स की बात सुने बिना। ये एपिसोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लियरली बता देता है टाइम मॉन्स्टर ऑफ द वीक जैसा कार्टून विलन नहीं है। ये लोग मारते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी फेस में करेन अपने क्लोज दोस्त के भाई को क्राइम के साथ में काम करते हुए देखती है और ये लीड उसे एक ब्रेन वॉशिंग कैंप तक ले जाती है जो कि क्राइम चला रहा था। छोटा आंख है लेकिन ये ऑलरेडी स्टेब्लिश कर देता है कि क्राइम का नेटवर्क कितना डीप है। किसी का अपना भाई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है बिना उन्हें पता चले। बुंटा के लिए ये वॉर कभी भी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी। जब क्राइम एक नया एरियल लेजर वेपन डिप्लॉय करता है, बुंटा के अंदर वही पुराना दर्द वापस आ जाता है, अपनी बहन नामी को खो देने का दर्द। ये एपिसोड बुंटा को सिर्फ ग्रेविटी पावर्स वाला साइबॉर्ग नहीं बल्कि एक इंसान की तरह दिखाता है जिसकी हर फाइट में एक पर्सनल वजह है। लेकिन सबसे पेनफुल लेसन अभी तक बाकी था और ये लेसन गोरो को मिलने वाला था। एक ऐसी औरत जो कि गोरो की जिंदगी का हिस्सा थी, अचानक रिवील होता है कि ये भी एक क्राइम स्पाई है। इस शो का टाइटल है द बैलेड ऑफ द बिट्रेयल और ये सच में सीरीज का सबसे पहला रियल इमोशनल गट पंच वाला एपिसोड था। गोरो जो कि एक बॉर्न लीडर है जो अपने दुश्मनों की वीकनेसेस ढूंढना जानता है, इस बार खुद अपनी ही ट्रस्ट की वीकनेस को फेस करता है। ये एपिसोड सेट करता है एक पैटर्न जो कि पूरी सीरीज में बार बार वापस आएगा। क्राइम सिर्फ बाहर से अटैक नहीं करता, वो अंदर से भी घुसता है। अगले कुछ एपिसोड्स में रियो एक मिस्टीरियस वुमेन को इन्वेस्टिगेशन करता है जिसका कनेक्शन क्राइम कॉस्ट अर्थक्वेक से है, और फिर एक स्टोलन एक्सप्लोजिव और एक हाईजैक सस्पेक्टेड कार के पीछे एक हाई स्पीड चेस में पड़ जाता है। इतना पॉपुलर चेस था कि बाद में इसी एपिसोड को रिकट करके जैक क्यू की अपनी खुद की थियोरेटिकल मूवी बना दी गई थी। लेकिन फिर आता है वो एपिसोड जो कि कारेन के लिए सब कुछ बदल देता है। क्राइम का एक स्कीम सिर्फ उन्हें एलिमिनेट करने के लिए नहीं था, ये पर्सनल था। कारेन की क्लोज फ्रेंड और उसकी माँ दोनों क्राइम के प्लान में मारे जाते हैं। ये कारेन के लिए दूसरी बार है जब क्राइम उसके पास के किसी अपने को छीन लेता है। पहले उसका फादर, अब उसकी फ्रेंड, और ये रिवील करता है कि कारेन का असली कैरेक्टर वो रिवेंज के लिए नहीं
प्रोटेक्शन के लिए लड़ती है। इसके तुरंत बाद कारेन खुद टीचर बन जाती है। एक यंग लड़का अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और क्राइम तक पहुंचने का रास्ता है एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। कारेन उसे ट्रेन करती है और खुद भी अपना लुक बदलती है, अपने बाल काट के एक डिस्गाइज में क्राइम के अंडर में इन्फिल्ट्रेट करती है। ये एपिसोड कारेन के ग्रोथ को दिखाता है। वो अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं है जो कि रिवेंज चाहती है, वो एक फाइटर बन चुकी है जो दूसरों को भी स्ट्रेंथ देती है। इसके बाद र्यू और कारेन मिलके एक औरत को बचाते हैं जिसे मल्टीपल क्राइम असैसिनेशन टारगेट कर रहे होते हैं। टीम वर्क का एक क्वाइट डिमोन्स्ट्रेशन हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है और फिर गोरो को फेस करना पड़ता है अपना सबसे मुश्किल डिलेमा, अपने ही एक पुराने कॉलेज फ्रेंड जिसकी रिसर्च क्राइम ने हाईजैक कर ली है। क्या गोरो अपने दोस्त को बचाएगा या अपने मिशन को कंप्लीट करेगा? ये पहली बार है जब शो क्लियरली दिखाता है कि क्राइम सिर्फ आउटसाइडर को टारगेट नहीं करता, वो किसी भी रिश्ते को वेपन बना सकता है। इसके बाद गोरो एक गोल्डन इजिप्शियन मास्क को क्राइम से बचाने के लिए एक फिजिकली और इमोशनली ब्रूटल ऑर्डर से गुजरता है। पूरी तरह एक एडवेंचर एपिसोड, लेकिन ये दिखाता है कि गोरो अपने मिशन के लिए कितना दूर तक जा सकता है। इस पॉइंट तक जैक क्यू एक टीम बन चुका था, सिर्फ पावर से नहीं बल्कि हर मेंबर के पर्सनल दर्द से भी। हर एक ने कुछ न कुछ खोया था और हर एक ने अपनी फाइट के थ्रू वापस कुछ पाया था, लेकिन जो अगला फेस आने वाला है वो बिल्कुल अलग तरह का था। शो सडनली अपना जेनरा बदलने वाला है। वैम्पायर्स, हॉन्टेड हाउस और स्ट्रेंज न्यू एनिमीज और इस वियर्डनेस के बीच में एक नया फाइटर इमर्ज होने वाला था जो कि पूरी टीम की हिराकी ही बदल देगा। इसके बाद हम देखते हैं क्राइम अपना एक नया लेवल ऑफ एग्रेशन दिखाता है। एक पूरी सुसाइड बॉम्बर आर्मी जो कि जैक क्यू को खत्म करने के लिए खुद को उड़ा देने को तैयार है। बिग रेड काउंटर अटैक वही एपिसोड है जहाँ पे टीम को रियलाइज होता है कि क्राइम अब डेस्परेट हो रहा है और डेस्परेट दुश्मन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और फिर आता है वो एपिसोड जो सब कुछ बदल देता है। जैक क्यू एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करता है जिसे वो अकेले नहीं हरा पाते। तभी एक नया फिगर अपीयर होता है, सफेद रंग में फ्लाइंग एस कहने वाला बिग वन। उसकी असली आइडेंटिटी है सोकिची बनबा, एक फ्लैम्बोयंट प्लेबॉय और डिस्कसिंग का मास्टर जो कि ऑलरेडी जोकर के साथ जैक क्यू प्रोजेक्ट में सीक्रेटली इन्वॉल्व था। इसके बाद से जोकर अपना फील्ड रोल छोड़ देता है। वो ISIS की एडवांस इंजीनियरिंग ब्रांच सबमरीन चलाता है और बिग वन डायनामिक बदल देता है और बिग वन टीम का नया कमांडर बन जाता है। ये सिर्फ एक नया कैरेक्टर ऐड हो गया वाली बात नहीं थी, ये टीम की पूरी हिराची पूरा डायनामिक बदल देता है। बिग वन अकेला चारों पावर्स एटॉमिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटी इस्तेमाल कर सकता है। वो लिटरली टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन के आया था। लेकिन बिग वन का आना सिर्फ एक नया हीरो मिलना नहीं था, इसके तुरंत बाद एक नए तरह का दुश्मन भी अपीयर होने लगता है और ये दुश्मन सिग्नल देता है कि क्राइम जितना दिखता है उतना भी सिंपल नहीं है। अब इसकी आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।